हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों को आज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं और बड़ी ही दोस्तों जो मेरे मित्र थे, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो बहन हैं, लगातार कॉल करके कह रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का क्लास लीजिए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म भी आ चुका है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए इस विषय का बहुत ही बड़ा महत्व है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आप इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज उस विषय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस विषय के बारे में बहुत बड़ा मतभेद है। मतभेद क्या है भाई? तो मतभेद ये है कि कई लोगों के दिमाग में तो ये होता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब कि बहुत बड़ा पहाड़ है, इकोनॉमिक्स तो समझ ही में नहीं आता है, इकोनॉमिक्स पढ़ें तो पढ़े कैसे, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे वर्ग के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स को बहुत सरल विषय है और इतना सरल विषय कि जीएस में ऐसा कोई विषय ना हो। वो कैसे कह सकते हैं भाई? कोई ऐसा कह रहा है कि बहुत मजबूत है, बहुत कठिन है, और कोई कह रहा है कि बहुत कमज़ोर है। तो आज मैं उस सरल तरीके को लेकर आया हूँ, जिस तरीके को जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, उस बहुत आसान वाले तरीके को मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, जो कि सचमुच आपको इकोनॉमिक्स में एकदम आसान बना देगा। जो कि आज तक आपकी अवधारणा बनी थी कि इकोनॉमिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स कठिन नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज जीरो से इकोनॉमिक्स शुरू करने वाला हूं। जीरो का मतलब कि मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है। बात समझ में आई? तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस विषय की शुरुआत पर आते हैं। तो अभी मैंने एक विषय बताया, अभी एक बात बोला कि शुरुआत करे तो करे कहाँ से। तो देखिए इकोनॉमिक्स की एक खासियत है कि इसमें चीज़ें गतिशील होती हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो गतिशील है। गतिशील का मतलब कि प्रत्येक चीज़ किसी दूसरे चीज़ से जुड़ा होता है। और जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे देश में नई नई पॉलिसी आ रही हैं, नए नए तौर तरीके आ रहे हैं। ये पॉलिसी क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि अभी देश का जीडीपी कुछ और है, कुछ दिन बाद कुछ और हो जाएगा, तो कभी कोर्स कंप्लीट होने की बात ही नहीं होती है। जैसे ही जिसी दिन हम लोग पढ़ के ख़त्म करेंगे इकोनॉमिक्स को, सारी डाटा शायद चेंज हो जाए, तो इकोनॉमिक्स चेंज हो गया। तो इकोनॉमिक्स में आपको अपडेट रहना भी बहुत अनिवार्य है, और हम लोग वही करते हैं। हम लोग केवल अपडेट वाले डाटा को पढ़ते हैं, जो उसका रीजन्स होता है उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं। और जब तक आपको रीज़न नहीं मालूम होगा, तब तक आप किसी भी उपाय को जान नहीं पाएंगे, और उपाय पढ़ने से रीजन की जानकारियां हमको मिलती नहीं हैं। तो पहली बात, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो मैथ तो ज़रूर एकेडमिक लेवल पर पढ़े होंगे। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जैसे देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक बात करता हूं, ये है मैथ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि सर्किल बोलते हैं। एकदम सही बात है, सर्किल बोलते हैं। तो मैथ आप लोग एकेडमिक लेवल पर जब पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि सर्किल का ना कोई बिगनिंग पॉइंट होता है और ना कोई एंड पॉइंट होता है। सर्किल का ना कोई बिगनिंग पॉइंट और ना कोई एंड पॉइंट होता है। उसी तरह अर्थशास्त्र जो है, इसका भी ना कोई बिगनिंग होता है और ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। कैसे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको 5 भाग में बांट दिया सर्किल को, 1 2 3 4 एंड 5। एक प्रश्न है, किसी ने कहा कि गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। बात क्या भाई? गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पहला व्यक्ति गरीब है तो ये हो गया कारण, और दूसरा, जैसे हम गरीब हैं तो हमारी अगला जन्म, हमारा बेटा गरीब होगा। क्यों गरीब होगा? क्योंकि हम कारण है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे बेटे पर पड़ रहा है। ठीक, हमारा बेटा गरीब है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसके बेटे पर पड़ेगा। तो ये एक दूसरे चीजों से एकदम लगातार जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो अंततः क्या होगा कि ये गरीब की वजह से ये सभी प्रभावित हुए, और अंत में वो खुद भी प्रभावित हो गया। अंत में क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो इकोनॉमिक्स भी सेम ऐसे ही है। तो अब हम स्टार्ट करें तो करें कहां से? बात यही फंसता है कि अर्थशास्त्र में शुरू करें तो करें कहां से। अब देख लीजिए, जैसे हमारे देश की अगर समस्या की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे गरीबी है, असमानता है, बेरोजगारी है, सरकार का बढ़ता हुआ घाटा है, महंगाई है, तरह तरह के जो हमारे देश में
व्यवधान है, समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्या इस देश के पास है, तो बताइए कि इस देश में क्या भूमिका निभाती है अर्थशास्त्र की? अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? कुछ तो महत्व होगा जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, तो एक बात समझ लीजिए कि पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का ही देन है। अब शुरू करे तो करे कहाँ से, बात वहीं पर आ गई। तो अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए कि हम कोई दो मुद्दा लेते हैं अपने देश को, जैसे अर्थशास्त्र जो होता है उसका दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस। जैसे सरकार क्या करती है कि नई नई पॉलिसी लाती है। नई पॉलिसी लाने का मतलब क्या है कि वो अपने समस्याओं का समाधान करे, समस्याओं का क्या करे, समाधान करे। लेकिन अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है कि जैसे ही आप पहला कोई नया समस्या का समाधान करते हैं, तुरंत पीछे कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके कारण, वही मैंने कहा कि कारण के, जैसे आपका कारण से क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो ठीक वही प्रक्रिया यहां भी होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं दो मुद्दा लेता हूं, दो उदाहरण, जैसे एक है महंगाई, याद रखेंगे, एक है महंगाई और एक है सरकार का बढ़ता हुआ घाटा। ये दो बड़ी समस्याएं हैं आज देश की, सरकार का बढ़ता हुआ घाटा। मैंने कहा कि जैसे ही आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम खुद क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मैं कैसे जोड़ता हूं, मैं काम करूंगा किसी एक पर, लेकिन प्रभाव पड़ेगा किसी दूसरे पर। कैसे? अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं दो उदाहरण लिया हूं, किसी एक को मैं यहां से स्टार्टअप करता हूं। मैं सरकार का बढ़ता हुआ घाटा पर बात करूंगा कि सरकार लगातार घाटे में जा रही है। ठीक, तो घाटा का मतलब क्या है? आय से ज्यादा व्यय का होना। जैसे आप कमा रहे हैं 100 रुपया और खर्चा करने लगेंगे 110 रुपया, तो घाटे में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, तो सरकार अगर घाटे में है तो इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं आय से ज्यादा क्या कर रही है, व्यय कर रही है। एकदम बात सही है। तो इसका उपाय क्या है? मैंने बोला कि सरकार का घाटा का कारण क्या है कि वो आय से ज्यादा क्या कर रही है, व्यय कर रही है। तो जब आय से ज्यादा व्यय कर रही है तो इसका दो ही उपाय है। उपाय अगर सीधा से आप भी बता सकते हैं कि उपाय क्या है। उपाय यही कि या तो अपने आमदनी को क्या कर ले, बढ़ा दे, आमदनी को क्या कर दे, बढ़ा दे, और दूसरा या आमदनी को कम कर दे। जैसे मान लीजिए, अरे अपने खर्चे को क्या कर ले, कम कर ले, आमदनी नहीं खर्चा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया था, मैं 100 के बदले 110 खर्च कर रहा था, तो दो ही रीजन हो सकता है कि मैं इस 30 से बढ़ सकता हूं, या तो मैं 100 की जगह 1000 कमाऊं, या फिर इस 110 को कम करके मैं 90 कर दूं या 50 कर दूं। यही तो समाधान है। तो दोनों में से आप किसको फॉलो करना चाहेंगे? अपनी आमदनी, अपने खर्चे को कम करना या अपने आमदनी को बढ़ाना? तो आप लोगों का एक समझदार और एक सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी करने वाले हैं और ग्रेजुएट हैं, तो लगभग आपका दिमाग यही जाएगा कि मैं अपने आमदनी को क्रिएट करूं, बढ़ाऊं, आमदनी ही बढ़ाऊं, ना कि अपने खर्चे को कम करूं। क्योंकि जैसे जैसे देश ग्रोथ कर रहा है, सरकार है, बहुत सारी कारें हैं देश को, तो जो खर्चे तो कम करना संभव नहीं है, लेकिन आमदनी बढ़ाना संभव है। अब कैसे आमदनी बढ़ेगा? तो आमदनी बढ़ाने का एक ही जरिया, टैक्स बढ़ा दीजिए। सरकार जो टैक्सेस लगाती हैं वस्तुओं पर, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ टैक्स का मतलब दो चीज पर हम लोग ज्यादा देखते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि पेट्रोल और डीजल, दो चीज को याद रखिए। हम लोग ज्यादा टैक्स के बारे में आगे बहुत पढ़ेंगे, लेकिन एक नॉर्मल सा, जैसे पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हम लोग के दिमाग में हो जाता है, जैसे एक साबुन का दाम 1 रुपया बढ़ गया तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डीजल का दाम 1 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल का दाम 1 रुपया पड़ गया तो आप पर प्रभाव पड़ने लगता है। कारण, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल होता है उसमें 60% हम लोग टैक्स पे करते हैं। 60%। कैसे 60% पे करते हैं? ये देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर 70 रुपया का पेट्रोल है तो 70 का 60%, लगभग 7 का 42 रुपया कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। या तो वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही होगी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों लोग मिलकर लेते हैं। अब बचा कुछ परसेंट, तो सरकार क्या करे कि इस टैक्स को बढ़ा दे, इस टैक्स को बढ़ा दे। मान लीजिए कि पेट्रोल 70 रुपया था, अब हमको आमदनी अपना बढ़ाना है तो हमको अपना टैक्स बढ़ाना होगा। तो टैक्स जैसे ही बढ़ाया, ये पेट्रोल हो गया कितने रुपये का? 75 रुपया का। अब देखिए 70 से हुआ 75, यानी महंगाई क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं महंगाई?
तो दोनों एक चीज से जुड़ा कि नहीं? जैसे ही सरकार अपने बढ़ता हुआ घाटा को कंट्रोल करना चाहती है, अपने आमदनी को बढ़ाना चाहती है, वैसे ही दूसरा प्रॉब्लम तुरंत दूसरे साइड में क्रिएट हो जाता है और महंगाई धीरे धीरे क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। वैसे ही किसी भी चीज पर, जैसे आप मोबाइल खरीद लें, साबुन खरीद लें, दैनिक जितने भी दिन का जो आपका सामान है, अगर आप खरीदेंगे तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी, और जैसे ही टैक्स लेगा वैसे ही महंगाई बढ़ने लगेगा। अब टैक्स का दर जैसे जैसे भारत बढ़ाएगी वैसे वैसे महंगाई की दर भी बढ़ती जाएगी। बात करें हम लोग अभी पिछले 2018 में भारत सरकार ने जीएसटी लाया, और हालांकि भारत में जीएसटी महंगाई की दर जो है वो 2019 के आंकड़ा के अनुसार 7.35% है। याद रखेंगे कि भारत में महंगाई की दर 2019 के आंकड़ा के अनुसार कितना है? तो 7.35% है। अब क्या हो रहा है कि इतना ही, हालांकि विगत 5 सालों में अभी तक का महंगाई का दर सबसे ज़्यादा है भारत में, और अमूमन 8-9 जाता है तो हमारे यहाँ स्ट्राइक और तरह तरह का सरकार का विरोध होने लगती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा है, अन्य देशों के लिए नहीं कहा जा सकता। अभी हम बताएंगे एक देश का डाटा, उसके बारे में जब सुनेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि कितनी महंगाई हो सकती है। तो मैंने बोला कि जैसे ही सरकार अपने टैक्स दर में बढ़ोतरी करती है वैसे ही दूसरे पहलू पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। तो अब आएंगे इस पर। अब महंगाई जैसे देश में है, मान लीजिए कि कोई किसी का फेवर था कि सरकार का बढ़ता हुआ घाटा को हम लोग प्रॉब्लम समझ के इसको ग्रोथ करें, तो उसने ग्रोथ किया तो महंगाई बढ़ गया। अब मान लीजिए कि कोई लड़का कहता है कि मैं महंगाई को कंट्रोल करना चाहता हूं सर, ठीक है, चलिए महंगाई को कंट्रोल करते हैं। तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगा? वही बात कि टैक्स को कम कर दीजिए। जैसे जो सामान 70 रुपया को मिल रहा था, अब मैंने उस पर टैक्स कम कर दिया, 65 रुपया का कर दिया, तो सामान तो सस्ता हो गया। एक समस्या का समाधान तो हो गया कि जैसे ही आपने कम किया वैसे ही वस्तु का दाम घट गया, देश में महंगाई की दर घट गई, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम पुनः क्रिएट हो गया। क्या? तो सरकार के राजस्व में घाटा होने लगा। जैसे अभी सरकार जितना रुपया कमा रही थी वो कम हुआ तो सरकार के राजस्व में घाटा शुरू हो गया, प्रॉब्लम दूसरी तरफ पुनः क्रिएट हो गया। तो यही है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या। इकोनॉमिक्स में यही समस्या आती है कि जैसे किसी अर्थशास्त्री का कहना है कि जब भी हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो किसी एक पहलू पर जब लाभ होगा तो दूसरे पहलू पर तुरंत हानि होता है। जैसे जैसे आप लाभ की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हानि की तरफ भी आप बढ़ेंगे। यानी एक साइड में प्रॉफिट तो दूसरे साइड में निगेटिव लॉस होता है। उसी तरह किसी भी जैसे अर्थशास्त्र जब तक जीवित रहेगा तब तक उसके दो सेंस होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो एक सिविल सर्विस के तैयार करने के लायक जो लड़का होगा वो कभी भी, जैसे अगर हम कहेंगे कि आप किसको मुद्दा बनाएंगे, पॉजिटिव सेंस को सोचेंगे कि निगेटिव सेंस को सोचेंगे, तो आप कहेंगे कि मैं पॉजिटिव, कोई कहेगा निगेटिव। लेकिन एक भले और जानकार व्यक्ति की तरह अगर आप सोचेंगे तो हमेशा बैलेंस बनाकर रखेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे ज़्यादा लॉस भी ना हो और ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो, अर्थात हमारी इकोनॉमी क्या हो, बैलेंस हो। हमारी इकोनॉमी किस स्थिति में हो, तो बैलेंस स्थिति में हो। अब देखिए इस विषय की एक बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खासियत है, और आज तक ऐसा विषय आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक, मैंने बोला एक प्रश्न है आपसे कि आप गरीब क्यों हैं, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि मेरे पास आमदनी का स्रोत नहीं है, या फिर मैं पैसे का सृजन नहीं कर पा रहा हूं, या आय को सृजन करने में असक्षम। यही बात है ना। जैसे हम गरीब हैं, गरीब क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास पैसे या आय को सृजन करने का सोर्स नहीं है। तो अगर कहा जाए कि आपका उपाय क्या है, तो आप कहेंगे कि आय का सृजन करेंगे जिससे हम लोग गरीब से अमीर बन जाएंगे। यानी जो कारण था वही क्या बन गया, उपाय बन गया। तो कारण ही उपाय होता है, ये इस विषय की सबसे बड़ी खासियत है, और लगभग 50% रिलैक्समेंट हमको देता है। यानी आधा तो प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो गया कि जैसे ही आपको मालूम चला कि हम गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास आय के सृजन का सोर्स नहीं है, तो वैसे ही आपको आंसर भी मालूम चल गया कि हम अमीर कैसे बनेंगे जब हम आय के सृजन का सोर्स को पता करेंगे। तो आपको तो सीधे सीधे मालूम चल गया ना, रीजन बिकम्स रेमेडी, यानी कारण ही उपाय है। इस विषय की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपसे कहा गया कि कारण ही उपाय है, जैसे जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम से आपको मतलब उसका समाधान भी मिलेगा। सेम यही प्रक्रिया ये हमारा इकोनॉमिक्स फॉलो करता है, और इसी को देखकर सरकार तरह तरह की पॉलिसीज लाती है। जो कारण होता है उसी को अभी देख लीजिए, आपके
जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो मुद्दा आया है, तो सरकार ने जिसको दिया अनुदान के रूप में, तो ये क्या है, कारणों को देखते हुए उपाय लाया गया है। यही बात है इस देश की। अब जो मेन बात है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग इससे परिचित हो रहे थे, इकोनॉमिक्स है क्या। अब जब हम लोग इस विषय को शुरू करेंगे तो मुद्दा वहीं पर आ जाएगी कि शुरू करें तो करें कहाँ से, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि एक सर्किल होता है जिसका ना तो कोई बिगनिंग होता है और ना कोई एंडिंग होता है। उसी तरह सेम इसका भी है। तो माना कि एक ये सर्किल है और इस सर्किल का ना कोई बिगनिंग और ना कोई एंडिंग, तो इसी तरह इकोनॉमी है। और इकोनॉमी में जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इकोनॉमी कठिन क्यों लगता है, तो हम लोग चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे हर चीज़ अलग 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 अलग, जैसे प्री के लिए अलग पढ़ना, मेंस के लिए अलग पढ़ना, ठीक, हर विषय को अलग अलग तोड़ तोड़ कर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ों को अलग ना कर कर पढ़िए, चीज़ों को ऐसा पढ़िए ताकि वो विषय एकदम आसान हो जाए। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें चीज़ों को अलग नहीं करना है, एकदम, मैं आज दावा करता हूं कि एकदम हर चीज़ आपको को रिलेटेड होगा, एक एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो आपको चीज़ों को अलग नहीं करना है, एकदम एकदम जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। और प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ना है। ये वीडियो मेंस और प्री दोनों के लिए समर्पित होगा। जैसे आप यूपीएससी का प्री देना चाहते हैं या यूपीपीसीएस का प्री देना चाहते हैं या मेंस देना चाहते हैं, हम लोग इस विषय में चलेंगे, मेंस टू प्री चलेंगे, प्री टू मेंस नहीं चलेंगे। प्री टू मेंस का मतलब जैसे पहले प्री के लिए पढ़ना उसके बाद मेंस के लिए पढ़ना, हम लोग सीधे चलेंगे मेंस टू प्री, यानी पहले मेंस का लेवल का, उसके बाद प्री तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात है, शुरू करते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं से, जैसे मान लीजिए कि सर्किल है, मैंने बताया कि सर्किल का ना कोई बिगनिंग ना कोई एंडिंग, तो कहीं ना कहीं से तो सर्किल को स्टार्ट किया जाता है, तभी तो वो सर्किल कंप्लीट होती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो शुरुआत होगा ही नहीं। तो शुरुआत जो है, एक शब्द जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वो है आपका प्रोडक्शन, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और इसी एक शब्द के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती। किसके शब्द के? प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादन उत्पादन उत्पादन, केवल उत्पादन को ही लेकर पूरा दुनिया जूझ रही है और इसी उत्पादन से अपने जीडीपी को क्रिएट कर रही है। तो मेन मुद्दा है आपका उत्पादन, और भारत में भी उत्पादन ही है। और दुनिया के सभी देश, जैसे दुनिया में सबसे अमीर देश अर्थव्यवस्था के छात्र में आपका अमेरिका है, तो अमेरिका का क्या है? प्रोडक्शन है। चाइना का क्या है? प्रोडक्शन है। जापान का क्या है? प्रोडक्शन है। भारत में क्या है? प्रोडक्शन है। हर देश एक ही चीज के पीछे घूमती है, एक ही शब्द के पीछे घूमती है, और वो शब्द है सिर्फ व सिर्फ प्रोडक्शन, उत्पादन। अब बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन, पहली बात, उत्पादन की परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए। मैं किताबी लैंग्वेज है, अभी मैं आपको जीरो लेमन टर्म से लेकर चलूंगा एकदम अंत तक, बिल्कुल आपको लोडेड नहीं होगा कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो लेमन टर्म में बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन है वो उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधन के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना। ठीक, एकदम सरल भाषा है कि जैसे मैंने कोई रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल को मैंने टोटली प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर दिया, वही तो उत्पादन है। तो मैंने एक शब्द इसमें यूज किया, उत्पादन के साधन के माध्यम से, उत्पादन के साधन के माध्यम से। तो अब बात आ गया कि उत्पादन का साधन क्या है। ठीक, उत्पादन का साधन है क्या? जिस उत्पादन के साधन की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए उत्पादन के साधन में क्या क्या आएगा। फर्स्ट आपका इसमें आ जाता है लैंड, यानी भूमि। उत्पादन के लिए पहला साधन क्या होना चाहिए? भूमि होना चाहिए। दूसरा लेबर, यानी श्रम, श्रम का भी बहुत आवश्यकता है। तीसरा आप बात करेंगे पूंजी, कैपिटल। ठीक, और चौथा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजों का होना एक छत के नीचे, तभी उत्पादन होगा, अन्यथा उत्पादन संभव
नहीं है। यानी उत्पादन के साधन में लैंड का होना, श्रम का, लेबर का होना, कैपिटल पूंजी का होना, उद्यमी एंटरप्रेन्योर का होना एकदम आवश्यक है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है उद्यमी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के ही दिमाग में आता है कि हमको ये चीज करना है। जब उसके दिमाग में आएगा तभी वो भूमि खोजेगा, और जब वो भूमि खोजेगा तो उसके पास लेबर खोजेगा, और लेबर खोजने के बाद उसके पास पूंजी का होना तो एकदम आवश्यक है। अर्थात इस उत्पादन के साधन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है उद्यमी, यानी इंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेसमैन, जो बिजनेस को स्टेबल में लाता है, यानी लाने का प्रयास करता है। इन चारों का एक छत के नीचे होने पर ही उत्पादन की प्रक्रिया संभव है, अन्यथा उत्पादन का प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। अब देखिए, जैसे उत्पादन फ्री में तो होगा नहीं, यानी जो भूमि देगा वो फ्री में तो देगा नहीं। जो श्रम करेगा, यानी लेबर के तौर पर आपके यहाँ काम करेगा, लेबर का मतलब ये नहीं कि जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उस संस्था में काम करने वाले सभी लोग लेबर ही कहलाते हैं। तो जो श्रम करेगा उसको भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, जो पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसको भी आपको पैसा देना है, और जो आपका उद्यमी है उसके पास तो खुद होना ही आवश्यक है। यानी सबको कुछ ना कुछ चाहिए, यानी इनको पेमेंट करना होगा। अब देखिए भूमि, तो भूमि वाले को मैंने 2 रुपया पेमेंट कर दिया, ठीक। श्रम वाले को मैंने 2 रुपया पेमेंट कर दिया श्रम के बदले। पूंजी वाले, यानी इसको हम लोग मजदूरी के तौर पर, जैसे इसको हम लोग लैंडलॉर्ड है उस पर दे दिए, इसको मजदूरी दे दिए, इसको हम लोग ब्याज दे दिए 2 रुपया, और उद्यमी को हम लोग 2 रुपया दे दिए लाभ। यानी अंत में जो बिजनेसमैन है उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। तो अब बात करेंगे कि टोटल साधन लागत, यहां पर साधन की बात किए हैं, यानी टोटल साधन लागत कितना हुआ? तो टोटल साधन लागत कितना हुआ? 8 रुपया हुआ। आपके देश में टोटल साधन लागत, मतलब इस मुद्दे पर बात करें तो टोटल साधन लागत या उत्पादन लागत, या अगर इंग्लिश में हम लोग कहें तो फैक्टर कॉस्ट, इंग्लिश में भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा फैक्टर कॉस्ट। तो आपके इस उद्यमी का टोटल एक जो भी किया उस पर कितना कॉस्ट लगा? तो 8 रुपया। यानी टोटल साधन लागत कितना हुआ? अब देखिए, ये तो साधन लागत था, उत्पादन लागत था, फैक्टर कॉस्ट था। अब जैसे ही यह उत्पादन वाला वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आप एक कलम बनाए, उस कलम पर आपको 2 रुपया भूमि के लिए देना पड़ा, 2 रुपया श्रम पे देना पड़ा, 2 रुपया पूंजी पर देना पड़ा, 2 रुपया उद्यमी को मिला, यानी 8 रुपया। एक पेन पर 8 रुपया लागत मूल्य आया, साधन लागत आया, फैक्टर कॉस्ट आया। जैसे ही इस पेन को हम लोग मार्केट में लाएंगे, मार्केट में लाने से पहले बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा जिसका नाम है गवर्नमेंट, सरकार, ठीक। तो बीच में कौन आ गया? तो गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट क्या करेगा भाई? ऐसे ही आपको लेके बेचने देगा मार्केट में? तो बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट को भी कुछ फायदा होना चाहिए। बिना फायदा का तो गवर्नमेंट काम करने नहीं देगी आपको। तो गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी? तुरंत टैक्स लगा देगी, और 2 रुपया टैक्स लगा दिया। यानी अब इसका जो मार्केट कॉस्ट हुआ, मार्केट कॉस्ट वो कितना हो गया? तो 10 रुपया हो गया। यानी वस्तु जो कि साधन लागत पर 8 रुपया का बिक रही थी, और वही अब कितने रुपया का बिकने लगी? 10 रुपया का। अब एक प्रश्न आपसे, अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि आपके देश में कुल, अगर बात करें कि एक पेन का उत्पादन हुआ, अगर आपके देश में एक पेन का उत्पादन हुआ, तो इस साल जैसे मान लीजिए कि पूरे देश में केवल एक ही पेन का उत्पादन हुआ, तो इस साल आपके देश में कितना रुपये का उत्पादन हुआ? प्रश्न को सुनिएगा, ये प्रश्न आ चुका है, यूपीएससी मेंस का प्रश्न है। कि जैसे मेंस में नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। अगर हम कहूं कि अगर आपके देश में कुल एक पेन का उत्पादन हुआ और वो पेन पर कितना रुपया सरकार मतलब कमाई, यानी टोटल उस पर कितना लागत आया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर दो लोगों का, कोई कहेगा 8 रुपया और कोई कहेगा 10 रुपया। यानी अब यहाँ पर कंफ्यूजन का विषय बन गया कि एक साल में आपके देश में कितना रुपये का उत्पादन हुआ एक कलम को लेकर। तो यहाँ पर किसी का नजरिया मार्केट कास्ट पर लेकर होगा और किसी का नजरिया फैक्टर कास्ट पर लेकर होगा। जो फैक्टर कास्ट को नजरिया लेकर कहेगा वो 8 रुपया कहेगा, और जो मार्केट कास्ट को नजरिया लेकर कहेगा वो 10 रुपया कहेगा। एकदम बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं।
आप इसमें कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं कि 8 रुपया 10 रुपया कुछ भी जैसे ले सकते हैं। अब वो आपका मूल्यांकन करने के तरीका पर डिपेंड करता है कि आप किसको ले रहे हैं, मार्केट को ले रहे हैं या फैक्टर को ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जीडीपी की गणना होती है। अब एक चीज यहां से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये 2 रुपया जो भूमि वाले को मिला, क्या ये इसके लिए इनकम बना? तो आप कहेंगे बिल्कुल इनकम बना भाई, 2 रुपया उसको मिला। ये 2 रुपया जो लेबर को मिला, क्या उसके लिए यह इनकम बना? तो आप कहेंगे एकदम इनकम बना। आप कहेंगे ये पूंजी वाले को 2 रुपया मिला, क्या इसके लिए यह इनकम बनेगा? एकदम बनेगा। ये उद्यमी को 2 रुपया मिला, क्या ये इसके लिए इनकम बनेगा? एकदम बनेगा। अर्थात आपके देश में उत्पादन कितने रुपये का हुआ था? तो 8 रुपये का हुआ था। और इनकम कितने रुपये का हुआ? यानी प्रोडक्शन के बाद अगर इनकम की बात करेंगे तो 2 रुपया इनको इनकम हुआ, 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 यानी इनकम भी कितने हुआ? 8 का। तो उत्पादन और इनकम दोनों हमेशा बराबर होता है। अर्थात आप देश में जितने रुपये का उत्पादन करेंगे उतने रुपये का इनकम करेंगे। यानी उत्पादन और इनकम दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। मुद्दा कहां से शुरू हुआ था? उत्पादन से। अभी मैंने आपको उत्पादन के बहुत सारे पहलू बताऊंगा, लेकिन यहां आप याद रखेंगे कि उत्पादन और इनकम दोनों क्या हैं? एक ही सिक्का के पहलू हैं। बात समझ में आया? अब एक चीज देख लीजिए, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर देश की इकोनॉमिकल सेक्टर को मजबूत करना है, अर्थशास्त्र को मजबूत करना है, तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। आपको अपना प्रोडक्शन जब आप बढ़ाएंगे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। एकदम सही है भाई, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी इनकम बढ़ेगा। लेकिन क्या इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो देश के प्रोडक्शन को छोड़कर कोई और मसला उठाकर देश की इनकम के सोर्स को बढ़ाया जाए? मान लीजिए कि हम अपने देश के इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्शन का साधन नहीं है, ना हमारे पास लेबर है, ना हमारे पास पूंजी है, ना हमारे पास उद्यमी है, फिर देश की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी नहीं। तो जब प्रोडक्शन का कोई समाधान नहीं है तो इसके अलावा क्या समाधान है जो हम देश के अर्थशास्त्र को मजबूत कर सकते हैं? कोई ऐसा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है। मान लीजिए आप सोचेंगे कि आरबीआई हमारी है, आरबीआई हमारी है, सरकार ने आरबीआई को आदेश दे दे कि सबके खाते में 50-50 लाख रुपया छाप कर भेज दे। ठीक, सबके पास इनकम का सोर्स हो गया, सबके पास पैसा आ गया, कोई डाउट नहीं है, सबके पास पैसा तो आ गया। तो क्या ये सही तरीका है देश के इनकम जनरेट करने का? तो लोगों के नज़र में होगा, कितने लोगों का कहना है ठीक है, कितने लोगों का कहना है नहीं, ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो मनी होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक सब बात आ जा रहा है मनी, जो आरबीआई छाप कर आपको 50-50 लाख रुपया दे दिया। अब इसमें 2 चीज़ बहुत मायने रखता है। जैसे ही आपके पास मनी आया तो तुरंत जैसे डिमांड बढ़ गया। मनी मिलने के बाद जैसे डिमांड का मतलब कि इच्छा तो सबके पास होती है। जैसे अगर आपको 20 लाख रुपया मिल जाए तो तुरंत आप सोचेंगे कि हम एक BMW चाहे मर्सिडीज, कुछ भी बड़ी गाड़ियाँ या कुछ भी, एक घर वगैरह कुछ भी खरीद लें, तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा। तो जैसे ही मनी मिला, डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन क्या सप्लाई बढ़ा? तो एक चीज कहा जाता है कि मनी कैन अलोन इंक्रीज द डिमांड एंड मनी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई। इसका मतलब क्या है? यहां पर मनी को मैं 2 फैक्ट में बांटूंगा, एक है आपका डिमांड और एक है आपका सप्लाई, जो कि अभी आप लोग कल न्यूज़ देखे होंगे तो आप लोग को डिमांड और सप्लाई के बारे में मोदी जी ने बताया। तो यहां पर देखिए, मनी, मैं जैसे आपको पैसा मिला तो मैंने एक चीज बोला कि मनी कैन इंक्रीज द डिमांड। मनी अकेले, अलोन कैन इंक्रीज द डिमांड, अकेले डिमांड को बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन मनी अलोन कैन नॉट बी इंक्रीज द सप्लाई। मनी अकेले सप्लाई को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। और होगा क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 50 लाख रुपया मिल गया, आपने डिमांड तो बढ़ा दिया, किसी भी वस्तु का डिमांड तो बढ़ा दिया, लेकिन इसी का सप्लाई नहीं बढ़ा। तो जब डिमांड और सप्लाई नहीं में गैप आने लगता है तो महंगाई धीरे धीरे क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो यही कारण है, जैसे ही डिमांड, वैसे मान लीजिए कि एक कपड़ा आप 5 रुपये का खरीदते थे, ठीक, 10 रुपये का आप एक पेन खरीदते थे, आपके पास पैसा आ गया, आप इस 10 रुपया के 100 रुपया देने के लायक हो गए। आप कह रहे हैं कि हम 100 रुपया दे सकते हैं इसका,
तो डिमांड तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आपके पैसा देने से ये सप्लाई बढ़ रहा है? जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट था, जो लेबर थे, जो आपका जो तौर तरीका था, जैसे आप कह सकते हैं कि साधन लागत था, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट था, इस सभी पर क्या इसमें बदलाव हुआ? क्या आपके मॉडर्न मतलब आपके आधुनिक तकनीकी में बदलाव हुआ पैसा देने से? एकदम नहीं हुआ। अर्थात सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाम बढ़ता जाएगा, और आने वाले दिनों में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, और जब पैसे खत्म हो जाएंगे और सप्लाई नहीं रहेगा तो बहुत भयावह स्थिति बन जाएगी। उसके बाद जो वस्तु आप पहले 10 रुपया में खरीदते थे, उसको मजबूरन आने वाले दिनों में आपको 100 रुपया में खरीदना पड़ेगा। तो क्या यह तरीका सही है? तो आप अब समझ में आ गया होगा कि यह तरीका तो एकदम गलत है। इसके 2 देश शिकार हुए हैं, मैं आपको बता दूं। अभी एक जिम्बाब्वे था और एक वेनेजुएला। 2 देश का नाम याद रखिएगा। वेनेजुएला में देखिए, वेनेजुएला एक कंट्री है, तेल निर्यातक देश, तेल, वहां पर कच्चे तेल मिलते हैं। तो ये देश अपनी मुद्रा को खो चुका है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है। यहां महंगाई की दर 17 लाख, ये समझ में आ रहा है? और ये कहां का था और ये कहां का है? ये आपके भारत का महंगाई का दर है 7.35%, और ये वेनेजुएला की महंगाई की दर है 17,88,000%। सोचिए कहां है वेनेजुएला। तो इस जो हम अभी अपने को कहानी बताए कि अगर मुद्रा छाप कर दे दिया जाए तो उसके शिकार ये दुनिया का एक देश दिखाई दे रहा है, जिसने अपने मुद्रा को खो बैठा है। अगर हम लोग इसका विनिमय दर की बात करें तो भारत का 1 रुपया यहां के 3500 रुपया के बराबर है। यानी इसके मुद्रा की तुलना में भारत की मुद्रा काफी मजबूत है, थोड़ा मोड़ा नहीं, काफी मजबूत है। 3500 रुपया 1 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। वेनेजुएला अपनी मुद्रा को खो बैठा है। अगर बात करेंगे हम लोग जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे में भी जो है अगर महंगाई की दर वो भी 1 लाख से ज्यादा है, यानी लाखों में है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लाखों में है। यानी वहां का जो आरबीआई है, आरबीआई नहीं कह सकते हैं, जो सेंट्रल बैंक वहां का, जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उस तरह हर देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। तो वहां की जो सेंट्रल बैंक है वो 100-100 करोड़ का नोट छापती है। ये कैसे? क्योंकि जब लोग सब्जी खरीदने बाजार में जाते हैं तो 100 करोड़ का नोट लेकर जाते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है वहां पर। तो दुनिया में एक ही तरीका है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का, देश के इनकम को मजबूत करने का, और वो सिर्फ व सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो जीवन की रहन सहन बदलेगी। अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग सीधे गरीबी के दुष्चक्र में अभी तक फंसे रहेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि दुनिया की मुद्रा का जो अवहेलना था, जिसमें फंसे और अपनी मुद्रा तक को खो बैठे, तो इस तरह से था। आपको मैंने इसके बारे में बताया। अब मैं बात करूंगा कि प्रोडक्शन, दुनिया का सभी देश सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है। जैसे अमेरिका की जो प्रोडक्शन है वर्तमान में सबसे ज़्यादा है, और उसका अगर अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें जीडीपी का, तो 18 ट्रिलियन है। 18 ट्रिलियन। इसके पीछे एक ही रीजन होगा, क्योंकि अमेरिका का उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, और प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो जीवन के रहन सहन भी अच्छा है। इसलिए अमेरिका हमसे अच्छा है और हम क्या है? बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो 2.3 ट्रिलियन का है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए 18 ट्रिलियन, ये देखिए 2.3 ट्रिलियन। और ये भारत सरकार ने दावा भी किया है कि 2024 तक हम लोग इसको 5 ट्रिलियन में कन्वर्ट करेंगे, और 2030 तक हम इसको 10 ट्रिलियन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रयास जारी है, होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। तो इस तरह से है। अमेरिका से मैंने कंपैरिजन किया। चाइना से अगर कंपैरिजन करें तो चाइना का जो अर्थव्यवस्था है वो 11.8 ट्रिलियन का है। तो इस तरह से इन लोगों का है। अब बात हम करेंगे एक चीज पर, उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। दुनिया का एक ही समाधान है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे कैसे? तो प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाते हैं
ग्रोथ रेट से। शब्द टेक्निकल टर्म है, याद करते चलेंगे। ग्रोथ रेट क्या है? दुनिया एक ही चीज के पीछे भाग रही है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अमूमन आप भी देखते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन के बाद पेपर में लिखा रहता है कि भारत का ग्रोथ रेट ये, भारत का ग्रोथ रेट ये। रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन पर आपको पेपर में देखने को मिलेगा ग्रोथ रेट के विषय में। ग्रोथ रेट क्या है? यानी जो आपका उत्पादन है, उत्पादन के दर में कितना प्रतिशत की आप वृद्धि कर रहे हैं, यही ग्रोथ रेट है। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि आपका पिछले साल माना प्रोडक्शन कितने का था? 100 रुपये का था, ठीक। प्रोडक्शन कितने का था? 100 रुपये का। करेंट ईयर आपने उसमें क्या कन्वर्ट किया? तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया आपने? तो 110 कर दिया। यानी इसमें कितने की वृद्धि हुई? तो 10% का। यानी आपका ग्रोथ रेट कितना हुआ? 10% हुआ। आपका ग्रोथ रेट कितना हुआ? 10% हुआ। अब बात करेंगे जब ये प्रोडक्शन हुआ तो यहां पर अभी मैंने बताया था इनकम है, ये है आपका इनकम। जितना का प्रोडक्शन होता है उतने का क्या होता है? इनकम होता है। अभी मैंने आपको बताया। अब इनकम इतने का हुआ तो इसमें भी तो वृद्धि होगा। यानी इनकम अब कितने का हो गया? पिछले साल इनकम 100 रुपये का, इस साल प्रोडक्शन 110, तो इस साल भी इनकम कितना हुआ? 110। यानी इसमें अतिरिक्त आय कितना आया? पैसा कितना रुपया मिला आपको? 10 रुपया। यानी ये जो ग्रोथ रेट है और ये जो अतिरिक्त आय है, याद रखेंगे, ये अतिरिक्त आय और ये है आपका ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट और अतिरिक्त आय में संबंध है कि नहीं है? एकदम सीधा संबंध है। जैसे ही आप ग्रोथ रेट बढ़ा रहे हैं वैसे ही आपके देश में एक्स्ट्रा इनकम का भी सोर्स क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ग्रोथ रेट और अतिरिक्त आय में सीधा संबंध आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम पूछें कि देश में तो तमाम समस्याएं हैं, गरीबी है, असमानता है, बेरोजगारी है, तरह तरह की व्यवधानें हैं हमारे देश में, तो हम लोग क्यों एक ही मुद्दा को लेकर भाग रहे हैं? ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। दुनिया का सभी देश एक ही टॉपिक पर जूझा पड़ा है, हम अपने देश के ग्रोथ रेट को मजबूत करें। और हमारे देश में कभी भी ग्रोथ रेट का समस्या आया ही नहीं। कभी कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है देश का ग्रोथ रेट। इतनी अच्छी ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी देश में समस्याएं हैं। तो क्या कारण है? पहले उन समस्याओं को सॉल्व किया जाए कि ग्रोथ रेट को सॉल्व किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर आपसे कह दे कि देश के इकोनॉमी को मजबूत करना है, उसके बदले देश में बहुत सारे समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है, और साथ ही साथ हम लोग इन सभी मुद्दों को छोड़कर एक ही मुद्दे पर टिके हैं, ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट हमको ग्लोबल तौर पर अगर हम अपने गांव क्षेत्र पर देखें तो कभी देखने को नहीं मिलता है, और रोजाना पेपर में देखेंगे तो देखा होता है कि भारत का ग्रोथ रेट 2 अंकीय होगा, भारत का ग्रोथ रेट 8% है, ये है वो है। तो ग्रोथ रेट तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या देश की समस्याएं खत्म हो रही हैं? क्या देश की समस्याओं का ग्रोथ रेट से सीधा संबंध है? अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं? ठीक, अब आएंगे उस मुद्दे पर, ग्रोथ रेट पर। मैंने यहां पर दिखाया आपको। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मैं समस्या लेता हूं, असमानता। एक समस्या है असमानता। असमानता का मतलब कि गरीब और अमीरों के बीच में दूरी का बढ़ना। ठीक, जैसे हम लोग भारत के राज्यों में ही बात कर लें तो भारत के कुछ राज्य हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ राज्य हैं जो बहुत गरीब हैं। जैसे अगर हम लोग एवरेज तो होता है 1,16,000 भारत का औसत है प्रति व्यक्ति आय, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे गोवा का, ध्यान रखिए, गोवा में प्रति व्यक्ति आय 4,20,000, 4.20 लाख। गोवा भारत का ही एक राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना है? 4,20,000। और भारत का ही एक राज्य है बिहार, जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आप यहां पर ये आंकड़ा भूल नहीं पाएंगे, 38,000 रुपया। तो असमानता दिखी कि नहीं दिखी? यहां पर गोवा में और बिहार में, एक ही देश में इतनी बड़ी असमानता, और इसको क्लियर ना करना, देश सिर्फ एक ही चीज को क्लियर करने में लगा हुआ है, ग्रोथ रेट। यानी कहीं ना कहीं
ग्रोथ रेट का इन सभी चीज़ों से संबंध है। तभी देश के सभी लोग ग्रोथ रेट बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। यानी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ये क्या असमानता जाएगी? एकदम जाएगी। कैसे जाएगा देखिए, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि एक अमीर है और एक गरीब है, ठीक। असमानता को दूर करना है, यानी अमीरी और गरीबी के बीच की रेखा को क्या करना होगा? कम करना होगा। इनके बीच की गैप को क्या करना होगा? कम करना होगा। हुआ क्या कि मान लीजिए कि हम अमीरों को इनके संसाधनों से कम करके गरीबों में मिला दें। संभव है कभी? अमीर गरीब के साथ आ पाएंगे? एकदम संभव नहीं है। लेकिन गरीबों को उठाकर अमीरों के साथ ले जाना, यानी गरीबों को नीचे से ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन अमीर को गरीब के नीचे नहीं लाया जा सकता है। यानी हम लोग इस गरीब को ऊपर उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? अभी मैंने बोला कि देश का अगर ग्रोथ रेट मान लीजिए कि बढ़ा और देश में 10 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम हुआ और वो 10 रुपया सीधे इन गरीबों के खाता में चला जाए, तो क्या इस दूरी कम होगी कि नहीं होगी? तो संबंध दिखा कि नहीं ग्रोथ रेट का? एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय जितना भी देश का होगा, उस अतिरिक्त आय को इन गरीबों में बांटिए, गरीबों के साथ साझा करिए, तो देश में जो अमीरी और गरीबी का गैप बना है, ये गैप कम हो जाएगा। जीवन की रहन सहन सुधर जाएगी, प्रति व्यक्ति आय सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा क्या संभव है? तो एकदम यहां तक तो सरकार ठीक आती है, ग्रोथ रेट में एक्स्ट्रा इनकम भी बहुत अच्छा कमाती है। लेकिन जैसे ही बात आता है वितरण की, मुद्रा को वितरण करने की बात, वहां पर भारत सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। यानी भ्रष्टाचार वहां से दिखने लगता है। मान लीजिए कि हमारे देश में 100 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम हुआ। एक यहां पर मैंने बता दूं कि ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट वो जरूरी है, पर्याप्त नहीं है, जरूरी कंडीशन है। जबकि वितरण ये क्या है? पर्याप्त कंडीशन है। पर्याप्त का मतलब कि ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी देश में जो पैसा मैंने कमाया वो गरीबों के हाथ में जाएगा, अन्यथा संभव ही नहीं है। तो होता क्या है, हमारे यहाँ तक तो बहुत अच्छे से हम लोग चलते हैं। जैसे वितरण की बात आती है, ये वितरण जो पैसा गरीबों के हक में जाना चाहिए वो चला जाता है अमीरों के हाथ में, और दूरी बढ़ने के बजाय और बढ़ जाती है, घटने के बजाय और बढ़ने लगती है। देखिए एक आंकड़ा है, याद रखेंगे, 2018 का, अभी 19 का नहीं आया है, पिछले 2 साल का है। 2018 में देश में जितना भी एक्स्ट्रा इनकम हुआ, अतिरिक्त आय हुआ, उसका 72% पैसा किसके खाते में गया? अमीरों के खाता में गया। यानी आप ग्रोथ रेट बढ़ा रहे थे इस समानता को, असमानता को कम करने के लिए, जिससे एक्स्ट्रा इनकम गरीबों के खाते में पैसा जाए, और वो पैसा किसके खाते में चला गया? अमीरों में चला गया। यानी यहां पर क्या हुआ, जो गैप हम लोग कम कर रहे थे वो गैप और बढ़ता गया। और उसका मुख्य रीजन क्या है? इस वितरण, और वितरण का मतलब कि भ्रष्टाचार का होना। अगर इस देश में भ्रष्टाचार है, यानी वितरण सही नहीं है, इसके वजह से हम लोग गरीब हैं। अगर जिस दिन ये वितरण की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप गरीब नहीं रहेंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो पैसा बांटने की समस्या है, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। समस्या यहीं से शुरू होती है, पैसा बांटने की। यहां से तो इसके लिए सरकार तरह तरह का, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया था, बेनामी मुद्रा एक्ट लाया, उसके बाद अभी आपने देखा नोटबंदी पिछले साल हुआ, कुछ दिन पहले 2016 में। तो ये सभी एक्ट, जैसे आप कह सकते हैं नोटबंदी, बेनामी मुद्रा एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सभी एक्ट सरकार बना रही है इसी वितरण की मुद्दा को खत्म करने के लिए। जो वितरण का समस्या है, अगर इसको हम लोग सुधार दें तो हमारे यहाँ गरीबों की समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या हैं, अगर एक चीज़ कह दें कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा होने के बावजूद भी हम लोग गरीब हैं। ठीक है, आज इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा अगला आप लोग वीडियो जरूर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। क्योंकि ऐसे लेमन टर्म में इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग आपको पढ़ाएंगे, और मैं दावा करता हूँ कि पूरा इकोनॉमिक्स मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समाप्त करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।